टारगेट सैल्यूट गाइस, आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, आर चेंजिंग अर्थ। जैसे कि आपको हमारा स्टाइल मालूम है, हम इस चैप्टर को एकदम सिंपल तरीके से बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ कंप्लीट कर लेंगे और आपकी इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इस चैप्टर को 2 ब्रॉड टॉपिक्स में डिवाइड किया है, इनसाइड द अर्थ और ऑन द सर्फेस। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा अर्थ किस तरह से चेंज करता है। अर्थ और उसका सरफेस चेंज करता रहता है, ये तो हमको मालूम ही है, लेकिन चेंजेस 2 तरह के होते हैं, एक अर्थ के नीचे अंदर और एक अर्थ की सरफेस के ऊपर। इनसाइड द अर्थ के अंडर में हम पढ़ेंगे द लिथोस्फेरिक प्लेट्स एंड मैग्मा, और ऑन द सरफेस में हम पढ़ेंगे वेदरिंग और इरोजन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स और मैग्मा से। लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती क्या है? हमारा जो लिथोस्फीयर है, आपको ऑलरेडी मालूम है क्या होता है, हम पहले के चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं। जो अर्थ के सबसे ऊपर का सरफेस होता है, लैंड सरफेस, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। तो जो लिथोस्फीयर है वो काफी सारी प्लेट्स में ब्रोकन होता है, जिसको कहा जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये तो एकदम ऑब्वियस सी बात हो गई, लिथोस्फीयर जो प्लेट्स में टूटा हुआ है दैट इज कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लेकिन ये एक्चुअली होती क्या है? ये बहुत ही रिजिड और अजीब शेप के स्लैब्स होते हैं जो अपने ऊपर पूरे पूरे कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर को कैरी करते हैं। तो एक्चुअली जो हमारे अर्थ का क्रस्ट है वो ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी प्लेट्स में टूटा हुआ है, स्लैब्स में टूटा हुआ है, जिनको हम प्लेट्स कहते हैं। और ये जो प्लेट्स है इनका शेप बहुत अजीब सा हो सकता है, इरेगुलर शेप्ड होते हैं, कोई ऐसे परफेक्ट सर्कल या स्क्वायर नहीं होता है, रिजिड होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, और इनके ऊपर पूरे पूरे कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर्स बेस्ड होते हैं। तो एक तरह से हर कॉन्टिनेंट या ओशन फ्लोर के नीचे अगर आप देखोगे तो आपको लिथोस्फेरिक प्लेट्स मिलेंगी। यही हैं जो कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर को सपोर्ट किए हुए हैं। तो ये क्या होती हैं ये तो हमें समझ में आ गया अच्छे से, लेकिन अब ये करती क्या है? ये जो है ये धीरे धीरे मूव करती है, और इनका ये मूवमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मूव क्यों करती है? क्योंकि ये आपको मालूम है कि अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा होता है। तो जब मोल्टन मैग्मा मूव करता है तो उसके ऊपर ये जो प्लेट्स हैं जो मोल्टन मैग्मा के ऊपर टिकी हुई हैं, ये भी साथ में मूव करती हैं। और हमको ये मूवमेंट इसलिए नहीं मालूम पड़ता क्योंकि ये मूवमेंट बहुत ही ज्यादा, मतलब एक्सट्रीमली स्लो होता है। पूरे साल में सिर्फ कुछ फ्यू मिलीमीटर्स, मतलब सेंटीमीटर भी नहीं, सिर्फ मिलीमीटर्स मूव करते हैं। इसीलिए हमको ये मूवमेंट मालूम नहीं पड़ता। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि जो लिथोस्फीयर है वो प्लेट्स में ब्रोकन है, और अर्थ जो है वो अपने अंदर मोल्टन मैग्मा कंटेन किए हुए है, और ये जो प्लेट्स हैं ये इसी मोल्टन मैग्मा पे टिकी हुई हैं। जब मैग्मा मूव करता है तो उसकी वजह से ये प्लेट्स भी मूव करती हैं ऊपर। बट क्योंकि मोल्टन मैग्मा का मूवमेंट बहुत स्लो होता है, वो बहुत ही विस्कस और गाढ़ा होता है, इसीलिए इन प्लेट्स का मूवमेंट भी बहुत धीमा होता है। ये जो मोल्टन मैग्मा है ये बॉइलिंग वाटर अगर आपने कभी देखा हो, जैसे उबलता हुआ पानी, तो आपने देखा होगा वो कैसे सर्कुलर वे में मूव करता है। अगर आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको लगेगा कि उसके जो बबल्स हैं वो ऐसे एक तरीके से सर्कल में मूव कर रहे हैं, एक सर्कुलर मैनर में मूव कर रहे हैं। तो जो मोल्टन मैग्मा है वो भी बॉइलिंग वाटर की तरह एकदम सर्कुलर मैनर में ही मूव करता है। और जब ये ऐसे मूव करता है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो भी ऊपर मूव करती हैं और शिफ्ट कर जाती हैं अपनी जगह से। तो क्या होता है, कैसे होता है, ये समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका इफेक्ट क्या होता है? ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट की मूवमेंट्स होती हैं ये हमारे अर्थ की सरफेस पे चेंजेस कॉज करती है, और ये पूरा चैप्टर हम अर्थ के चेंजेस के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं इनका मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ये जो पूरी चीज अभी हमने पढ़ी, इसको एक चार्ट के फॉर्म में समराइज करके पढ़ लेते हैं, जिससे आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर डाउट्स की कोई भी गुंजाइश ना रहे। मोल्टन मैग्मा है जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, ये बात आपको ऑलरेडी मालूम है। ये मोल्टन मैग्मा एक सर्क्यूलर मोशन में मूव करता है। इसकी वजह से जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो शिफ्ट करती हैं, और इस शिफ्टिंग की वजह से अर्थ की सरफेस पे चेंजेस होते हैं। तो बात बहुत ही सिंपल है, रूट कॉज क्या है? द शिफ्टिंग ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब इससे हम आते हैं एक नई चीज पे, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ पे जितने भी तरह के मूवमेंट्स होते हैं वो 2 तरह के फोर्सेस से कॉज किए जाते हैं। अभी हमने मूवमेंट के बारे में ही तो पढ़ा ना। तो अर्थ पे जितने टाइप के भी मूवमेंट होते हैं आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो 2 तरह के फोर्सेस से, या तो एंडोजेनिक या एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? ये वो फोर्सेस होती हैं जो अर्थ के इंटीरियर में काम करती हैं, अर्थ के अंदर काम करती हैं। और एक्सोजेनिक फोर्सेस ऑब्वियसली उसका उल्टा, मतलब जो अर्थ के सरफेस पे काम करती है। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, ठीक है। और जेनिक का क्या मतलब होता है? ओरिजिन। तो एंडोजेनिक क्या हो गया? ओरिजिनेटिंग इनसाइड द अर्थ, और एक्सोजेनिक हो गया ओरिजिनेटिंग आउटसाइड द अर्थ। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है जो हमें बता रहा है अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में। जैसा हमने कहा 2 तरह के फोर्सेस होते हैं जो अर्थ की कोई भी मूवमेंट्स कॉज करते हैं, एंडोजेनिक या एक्सोजेनिक। अब ये फोर्सेस आगे सब डिवाइड होते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस 2 तरह के होते हैं,
सडन फोर्सेस या डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस जैसे कौन? अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स, ये सब सडन फोर्सेस की वजह से होते हैं। और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस क्या करते हैं? जैसे कि माउंटेन्स बिल्ड करना, ये कॉज होता है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की वजह से। इसी तरह से एक्सोजेनिक फोर्सेस में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे बेसिकली एक ही चीज होती है, इरोजन और डिपोजिशन। इसका आपको बेसिक आइडिया होगा कि इरोजन और डिपोजिशन क्या होता है, लेकिन अभी हम इस चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इरोजन और डिपोजिशन के बेसिकली कुछ एजेंट्स होते हैं जो ये काम करते हैं, और वो एजेंट्स क्या हैं? रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स। ये 4 मेन एजेंट्स हैं जो इरोजन और डिपोजिशन करते हैं। तो हमें ये बात मालूम पड़ गई कि 2 तरह के बेसिक फोर्सेस होते हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ये ब्रॉड कैटेगरी है और ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं अर्थ पे जो अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं उनके लिए। एंडोजेनिक फोर्सेस फर्दर सब डिवाइड होते हैं सडन में, और डायस्ट्रोफिक मतलब स्लो फोर्सेस में। और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं ये बेसिकली कैसे काम करते हैं? वेदरिंग, इरोजन और डेपोजिशन की वजह से। तो पहले हम पढ़ते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में। जैसा कि हमको मालूम है इसमें 2 तरह की फोर्सेस आते हैं। सडन फोर्सेस जो अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, लैंडस्लाइड्स कॉज करते हैं, ये एकदम से होते हैं, सडनली होते हैं, और जनरली ये मास डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। अर्थ की सरफेस पे बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं, क्योंकि ये सब क्या है? ये सब नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो अर्थ की मूवमेंट की वजह से हो रहे हैं, और ज्यादा प्रिसाइजली बोले तो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से हो रहे हैं। दूसरे फोर्सेस आते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। ये क्या कॉज करते हैं? डायस्ट्रोफिज्म। ये चीज बुक में नहीं दी है, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये हम अपनी तरफ से टारगेट ट्रेजर के अंडर में आपको बता रहे हैं। चैप्टर में सिर्फ सडन फोर्सेस को कवर किया गया है, लेकिन स्पेशली फॉर पीपल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ, एफकैट, सीडीएस, एनडीए, इस तरह की जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी अच्छी खासी पूछी जाती है, उसमें डायस्ट्रोफिक फोर्सेस के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस जो होते हैं ये डायस्ट्रोफिज्म कॉज करते हैं। वर्ड से डरने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे में तोड़ लेंगे तो आप आसानी से इसको बोल पाएंगे। DIAS डायस, TRO ट्रो, PHISM फिज्म। ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म। इसको हम टेक्टोनिज्म भी बोलते हैं। ये यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। तो डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है? जब अर्थ का जो सरफेस है वो नेचुरल कॉजेस की वजह से डिफॉर्म हो जाता है, खराब हो जाता है, चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से नई चीजें बन जाती हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स या ओशन बेसिन्स, माउंटेन सिस्टम्स, प्लेटोज, रिफ्ट वैलीज, या कोई भी और फिजिकल फीचर। और ये जो नेचुरल प्रोसेसेस इन फीचर्स को बना रहे होते हैं वो कौन से हैं? जैसे कि लिथोस्फीयर का प्लेट मूवमेंट, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स भी कहते हैं, या फिर वोल्केनो लोडिंग या फोल्डिंग। इस तरह की जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से अर्थ का क्रस्ट चेंज हो जाता है और इस तरह के फिजिकल फीचर्स बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं डायस्ट्रोफिज्म या टेक्टोनिज्म। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वोल्केनो और अर्थक्वेक में क्या फर्क होता है। वोल्केनो जो होता है वो एक वेंट है, एक ओपनिंग है अर्थ के क्रस्ट में, जहां के थ्रू मोल्टन मटेरियल अर्थ के अंदर से बाहर निकल सकता है। ये जनरली सडनली होता है, एकदम से इरप्ट करता है वोल्केनो, और अर्थ के अंदर जो भी मोल्टन मटेरियल है, मैग्मा है, वो वोल्केनो के थ्रू, इस ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। दूसरी खतरनाक चीज है अर्थक्वेक। जब लिथोस्फीयर की जो प्लेट्स हैं वो एकदम से मूव करती हैं सडनली, क्योंकि ये क्या है, ये सडन फोर्सेस के अंडर में आता है ना। तो जब लिथोस्फीयर की प्लेट सडनली मूव करती हैं तो अर्थ का सरफेस वाइब्रेट करने लगता है, और इसी वाइब्रेशन को हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक। ये दोनों ही नेचुरल कैलामिटीज हैं ऑब्वियसली, और ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। अर्थक्वेक का जो प्रोसेस होता है उसको हमने और क्लियरली एक साइकिल फॉर्म में आपके लिए एक्सप्लेन किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको चीजें याद रहें और आप एग्जाम में इसको अच्छे से लिख पाएं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं वो मूव करती हैं, फर्स्ट स्टेप तो ये होता है, जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस वाइब्रेट करता है। ये तो हमें मालूम पड़ गया। ये वाइब्रेशंस जो हैं ये इतनी स्ट्रांग होती है कि ये पूरे अर्थ पे ट्रैवल कर सकती है। क्रस्ट के जिस पॉइंट पे ये वाइब्रेशंस शुरू होती हैं उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस, क्योंकि ये वाइब्रेशंस तो नीचे लिथोस्फेरिक प्लेट्स में आ रही है ना, सरफेस पे थोड़ी आ रही है। और उसी फोकस के एकदम ऊपर जो पॉइंट होता है हमारे सरफेस पे, मतलब लिथोस्फेरिक प्लेट्स में जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं फोकस, और उसी के ठीक ऊपर जो हमारे अर्थ का सरफेस है उस पे जो पॉइंट होता है उसको कहा जाता है एपिसेंटर। तो नीचे वाले पॉइंट को फोकस कहते हैं और ऊपर वाले पॉइंट को कहते हैं एपिसेंटर। वाइब्रेशंस जो होती हैं वो बाहर की तरफ ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, वेव की तरह ट्रैवल करती हैं, और जो सबसे ज्यादा डैमेज होता है वो ऑब्वियसली एपिसेंटर के आसपास होता है, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से हो रही थी ना, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिलीज होगी वो वहीं पे होगी। तो सबसे ज्यादा डैमेज भी एपिसेंटर के आसपास ही कॉज होता है। और जैसे जैसे आप एपिसेंटर से दूर की तरफ जाने लगो वैसे वैसे इन वेव्स की, अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है, डिक्रीज करने लगती है। 3 तरह की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं,
जैसे कि हमने आपको बताया कि अर्थक्वेक वेव्स की तरह ट्रैवल करता है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे चीजें याद रखने के लिए हम आपको एक स्पेशल ट्रिक भी बताएंगे। सो 3 तरह की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। PSL, ठीक है। पी वेव्स को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव्स को कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव्स और एल वेव्स को कहा जाता है सरफेस वेव्स। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। PSL, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, सरफेस, इसको याद रखने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, जिसको हम कहते हैं टारगेट स्पेशल ट्रिक, ठीक है। इस पूरी चीज को आप सिंपली याद रख सकते हो विथ वन स्टेटमेंट, प्ले लॉन्ग, स्टडी टॉप, लिव स्मार्ट। इसका मतलब अगर आप पूरे सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पी वेव्स मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव्स, स्टडी का अगर हम एस लेंगे तो एस वेव्स मतलब ट्रांसवर्स वेव्स, क्योंकि टॉप का फर्स्ट लेटर क्या है, टी, और एल वेव्स से आ जाएगा सरफेस वेव्स। तो इस सेंटेंस का जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वर्ड है वो दिखाता है पी, एस या एल वेव्स, और जो सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ वर्ड है वो दिखाता है इसका लंबा वाला नाम। इससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हो, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। बाकी बच्चे कंफ्यूज होंगे लेकिन आप नहीं होगे, आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। था ना आसान? तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अर्थक्वेक्स को मेजर कैसे किया जाता है। अर्थक्वेक्स को मेजर करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसको कहते हैं सेस्मोग्राफ। और अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है ये मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल पे। रिक्टर की स्पेलिंग होती है RICHTER। यहाँ पे K मत लगाइएगा, CH यूज होता है और प्रोनाउंस किया जाता है रिक्टर स्केल, ठीक है। और मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि कितना ज्यादा, कितना बड़ा अर्थक्वेक आया था। यहाँ पे हमने आपको ग्रीन, येलो और रेड के थ्रू ये भी दिखा रखा है कि कौन से लेवल का अर्थक्वेक कितना माना जाता है। मतलब अगर अर्थक्वेक 2.0 या उससे कम का है तो वो बहुत ही छोटा अर्थक्वेक है, ज्यादा महसूस नहीं होता है और डिस्ट्रक्शन नहीं कॉज करता है। काफी लोगों को तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि अर्थक्वेक आ गया था। अगर अर्थक्वेक 5.0 तक पहुंच गया, इसका मतलब वो थोड़ा बहुत डैमेज कॉज कर सकता है, क्योंकि चीजें गिरना स्टार्ट हो जाएंगी, वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि चीजें गिरने लगे। अगर 6.0 या उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है तो उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। और अगर अर्थक्वेक 7.0 या उससे ज्यादा का है तो उसको एक मेजर अर्थक्वेक कहा जाता है। इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन करेगा। अब अर्थक्वेक्स इतने खतरनाक होते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो उनसे सेफ्टी बरतने के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में पहले से प्रिपेयर्ड रहने के लिए। अर्थक्वेक्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नेचुरल कैलामिटी है, नेचर डिसाइड करता है कब क्या करना है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मिनिमाइज किया जा सकता है अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड हो तो। लोकली क्या होता है, जो कुछ लोगों के ट्रेडिशंस होते हैं कुछ रीजन्स के, तो लोकल मेथड्स जो होते हैं जगहों के, वो भी काफी डिफर करते हैं अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट करने के। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कहते हैं कि एनिमल के बिहेवियर को देखा करो, एनिमल्स को पहले से मालूम पड़ जाता है अगर अर्थक्वेक आने वाला होता है तो। या ये भी कहा जाता है कि पॉन्ड्स में जो फिश होती हैं वो एजिटेट होने लगती हैं अर्थक्वेक से पहले। इसका मतलब उनको वो वाइब्रेशंस भी महसूस होने लगती हैं पहले की, जो ह्यूमंस को नहीं मालूम पड़ पाती। ये भी कहा जाता है कि स्नेक्स जो होते हैं वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह के काफी जगहों के कुछ लोकल मेथड्स भी होते हैं जो लोग यूज करते हैं ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि शायद अर्थक्वेक आने वाला है। अर्थक्वेक के टाइम में प्रिपेयर रहने के लिए आपकी बुक में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है जो काफी हेल्पफुल है। उसमें ये बताया गया है कि अगर अर्थक्वेक आए और आप कहीं शेल्टर ले रहे हो तो उसके लिए एक सेफ स्पॉट क्या है। किचन काउंटर के नीचे या टेबल और डेस्क के नीचे या कोई अंदर की तरफ की जो वॉल है या कॉर्नर है, वहां पे अगर आप जाके शेल्टर लोगे तो आपके सेफ रहने के चांसेस ज्यादा है। ये भी बताया गया है कि अगर आपके आसपास कहीं कोई फायर प्लेस है या चिमनीज के आसपास का एरिया, विंडोज के पास जिनमें मिरर है या पिक्चर फ्रेम्स हैं, इन सब चीजों से दूर रहें क्योंकि ये टूट सकते हैं, आग वाग लग सकती है, तो इन सब से दूर रहें। और ऑब्वियसली हमेशा प्रिपेयर्ड रहें। अगर काम रह के उस समय एक दूसरे की हेल्प करी जाए तो काफी डिजास्टर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कम किया जा सकता है, सही स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, और इसमें मेनली आता है वेदरिंग और इरोजन। कोई भी जो लैंडस्केप है अर्थ के ऊपर, कोई भी फिजिकल फीचर है, दैट इज बीइंग कॉन्स्टेंटली वर्न अवे। इसका मतलब वो ग्रेजुअली या तो पतला हो रहा है या उस पर कोई फोर्सेस काम कर रही हैं जो उसको थोड़ा खराब कर रही है। ये दो प्रोसेसेस की वजह से होता है, वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग का मतलब है अर्थ की सरफेस पे जो भी रॉक्स हैं उनको तोड़ना, और इरोजन का मतलब होता है नेचर के कुछ एजेंट्स होते हैं जैसे कि वाटर, आइस या विंड। ये जब लैंडस्केप की परत हटाने लगते हैं, उसको वेयर अवे कर देते हैं, इरोड कर देते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इरोजन। लेकिन मजे की बात यह है कि ये एक लैंडफॉर्म को खराब कर रहे हैं या इरोड कर रहे हैं, वेदर कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से नए लैंडफॉर्म्स बना रहे हैं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो रहा है, ये तो खराब ही कर रहे हैं ना। नहीं जी,
खराब करने के साथ साथ ये बना भी रहे हैं, क्योंकि जो भी इरोडेड मटेरियल होता है जो वाटर, विंड या आइस अपने साथ कैरी करते हैं, उसको कहीं ना कहीं जाके इवेंचुअली वो डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये जो इरोजन और डिपोजिशन का ये जो प्रोसेस है, ये साथ में चलता है, हैंड इन हैंड, और इसी की वजह से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं हमारे अर्थ की सरफेस के ऊपर। तो कुछ लैंडफॉर्म्स इरोड होने के बाद उसी मटेरियल से काफी बार नए लैंडफॉर्म्स भी बन जाते हैं। सो बेसिकली जैसा हमने कहा, वेदरिंग और इरोजन के 3 मेन एजेंट्स हैं, वाटर, आइस और विंड। और वाटर के अंडर में भी 2 आते हैं, रिवर्स और सी वेव्स। पहले स्टार्ट करते हैं वाटर से, और स्पेशली रिवर्स से। रिवर्स का जो रनिंग वाटर होता है, रिवर्स आपको मालूम है बहती रहती है ना? तो रिवर्स का जो रनिंग वाटर होता है, उससे लैंडस्केप काफी ज्यादा इरोड होता है, और कई सारे ऐसे मेजर लैंडफॉर्म्स हैं जो रिवर्स की वजह से बनते हैं, जैसे कि वाटरफॉल्स, मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, लेवीज और डेल्टास। तो इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि ये सारे एजेंट्स जो हैं, ये कौन से लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, इनकी वजह से अर्थ की सरफेस पे ऐसे कौन से चेंजेस आ रहे हैं और कौन से नए लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। सो वील स्टार्ट विद वाटरफॉल्स। आप सबको मालूम है वाटरफॉल होता क्या है। अगर आप लकी हो तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने वाटरफॉल को देखा भी होगा, बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में ये है कि वाटरफॉल्स कैसे बनती हैं, हाउ आर दे फॉर्म्ड। बहुत ही सिंपल चीज है, जब रिवर फ्लो कर रही होती है और किसी स्टीप एंगल पे आके रिवर नीचे गिर जाती है, काफी बार अक्सर बहुत ही हार्ड रॉक्स के ऊपर या किसी स्टीप वैली साइड में, तो उससे बन जाती है वाटरफॉल। सो बेसिकली व्हेन अ रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल्स ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड, उसकी वजह से बन जाती है वाटरफॉल्स। अब यहाँ पे एक और चीज आती है विच इज वेरी गुड टू नो, और स्पेशली ये यूपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वर्ल्ड में बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ छोटी छोटी वाटरफॉल्स है ना? आप हिल्स पे अगर जाओगे या वहीं पे रहते हो अगर, तो आपको तो हर कोने में, हर दूसरी जगह एक वाटरफॉल दिख जाएगा। छोटे मोटे वाटरफॉल्स बनते ही रहते हैं, लेकिन वर्ल्ड की जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कहाँ पे? Those are the Angel Falls in Venezuela in South America। जो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका का, वहां पे एक कंट्री है वेनेजुला, वहां पे वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल्स हैं, कॉल्ड दी एंजल फॉल्स। कुछ इंपॉर्टेंट और वाटरफॉल्स भी हैं, जैसे कि नायाग्रा फॉल्स। ये कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे सिचुएटेड है, और इनका कॉन्टिनेंट कौन सा हुआ फिर? नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएस दोनों आता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है विक्टोरिया फॉल्स। ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया की बॉर्डर पे सिचुएटेड है इन अफ्रीका। सो दीज आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स, मतलब और भी हैं, लेकिन ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं मियांडर्स और ऑक्सबो लेक्स पे। पहले मियांडर्स। व्हाट आर मियांडर्स? जब भी रिवर किसी प्लेन्स में एंटर करती है, किसी फ्लैट लैंड में एंटर करती है, प्लेन्स में एंटर करती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा ट्विस्ट और टर्न लेती है। ऐसा क्यों होता है भाई? अब वो ऊपर पहाड़ों से आ रही है, ठीक है, और पहाड़ों पे उसने बहुत ज्यादा इरोजन किया है, उसका जो भी मिट्टी मलबा वो कैरी कर रही है, वो अपने साथ ही कैरी कर रही है अपने पानी में। तो जब वो प्लेन्स में आती है तो धीरे धीरे वो सब डिपॉजिट होने लगता है, और इसकी वजह से वो ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है, ऐसे घूम घूम के अपने लिए जगह बनाती है, और इस पूरे प्रोसेस में बहुत बड़े बड़े बेंड्स बन जाते हैं रिवर की फ्लो में, घुमाव मिल जाता है रिवर को, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े बेंड्स होते हैं, इनको कहा जाता है मियांडर्स। बहुत फैंसी वर्ड है, लेकिन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आते हैं एक और बहुत ही फैंसी वर्ड पे, ऑक्सबो लेक्स। ये क्या होते हैं? जब रिवर मियांडर करती है तो ऐसे घुमाव मिलता है रिवर को, ठीक है। अब आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे कि ये जो घुमाव है, इसके कोने पे बार बार अब पानी आके ऐसे घूमता है, तो ये जो साइड्स है मियांडर्स की, ये भी बार बार इरोड हो रहे हैं। यहाँ पे भी कॉन्स्टेंटली इरोजन भी हो रहा है और डेपोजिशन भी हो रहा है, क्योंकि पानी को तो आदत है सीधे फ्लो करने की ना। अब यहाँ पे टर्न लेना है तो एकदम से पानी यहाँ पे आता है और घूमना पड़ता है, तो इन साइड्स पे बहुत ज्यादा इरोजन और डेपोजिशन होता है। तो वहां पे अगर वो इरोजन का मटेरियल डिपॉजिट करता रहेगा, तो जो पानी के लूप्स बन रहे थे वो एक दूसरे के धीरे धीरे पास आने लगते हैं, और ऐसा करते करते कुछ टाइम बाद मियांडर का जो सबसे पहले वाला लूप था वो कट ऑफ हो जाता है मेन रिवर से, और वो अलग से एक लेक जैसा बना लेता है, एक कट ऑफ लेक बना लेता है, और इस कट ऑफ लेक को कहा जाता है ऑक्सबो लेक। बहुत ही नेचुरल प्रोसेस से सब कुछ हो रहा है, आप चीजें समझ जाओगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट्स आपको भी मालूम है बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसमें तो एक्सेसिवली यही सब भरा होता है। ये एग्जामिनर्स के वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है उनको भी हम ढंग से एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको दिख रहा है जब रिवर एंटर करती है प्लेन्स में तो वो मियांडर करती है, ये हमको मालूम है। तो ये बात हमें मालूम पड़ गई कि ऑक्सबो लेक जो है वो तभी बनेगा जब रिवर मियांडर करे, प्लेन्स में आ जाएगी और मियांडरिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद ही ऑक्सबो लेक्स बन सकते हैं। जो मियांडरिंग रिवर के साइड्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली इरोड हो रहे होते हैं और वहां डिपोजिशन हो रहा होता है, और इसकी वजह से जो लूप होता है रिवर का वो एक दूसरे के करीब आने लगता है,
और धीरे धीरे फिर जो मियांडर का लूप होता है वो कट ऑफ हो जाता है मेन रिवर से और क्या बना देता है, ऑक्सबो लेक। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं फ्लड प्लेन्स और लेवीज पे। अब आपको अगर ऐसे विजुअली पिक्चर्स के साथ समझ में आ रहा है तो इसको भी ऐसे ही समझा देते हैं। ये भी थोड़ा टेढ़ा कॉन्सेप्ट है, जल्दी बच्चों को समझ नहीं आता, तो इस तरह से समझाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, रिवर्स जो होती हैं वो अपने बैंक्स पे ओवरफ्लो कर जाती हैं, पानी ज्यादा हो जाता है, कंटेन नहीं होता, तो आसपास के लैंड पे आ जाता है। इसकी वजह से आसपास के एरियाज में ऑब्वियसली पानी भर जाता है, फ्लडिंग हो जाती है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, फ्लडिंग हो जाती है, ये तो भाई बेकार चीज है। लेकिन फ्लडिंग की वजह से एक अच्छा काम ये होता है कि रिवर अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स कैरी कर रही थी, जो भी इरोजन करके वो मटेरियल लाई थी, वो उस जगहों पे डिपॉजिट करने लग जाती है। और इस डिपोजिशन में बहुत ही अच्छी बढ़िया क्वालिटी की महीन सॉइल जो होती है उसकी भी लेयर डिपॉजिट हो जाती है और कुछ और मटेरियल भी डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट्स। सो दिस फाइन सॉइल एंड सेडिमेंट्स, इनका जो डिपोजिशन है इसकी वजह से बन जाते हैं फ्लड प्लेन्स। और फ्लड प्लेन्स जैसा कि आप समझ गए, अब इतनी अच्छी क्वालिटी की सॉइल डिपॉजिट हो रही है तो फ्लड प्लेन्स बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है। इसका मतलब वहां पे क्रॉप्स उगाना बहुत अच्छा होता है। लेकिन रिवर को तो नहीं मालूम कि भाई डिपॉजिशन हो गया तो अब बस खत्म करते हैं, एक बार डिपॉजिट कर दिया काफी है। रिवर तो लगातार डिपॉजिट करती रहती है और स्पेशली जब डिपॉजिशन हो रहा है तो अपने जस्ट बगल में वो सबसे ज्यादा डिपोजिशन करेगी। तो डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, रिवर का जो बैंक्स होते हैं, मतलब जो लैंड जस्ट रिवर के बगल में होता है, वो डिपोजिशन की वजह से ऊंचा हो जाता है, रेज्ड हो जाता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट कर दिया जाता है और इसको कहा जाता है लेवीज। ये जो रेज्ड बैंक्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड लेवीज। सो फ्लड प्लेन्स और लेवीज दोनों हमने साथ में ही पढ़ लिया एक ही चीज में। जहाँ फ्लड प्लेन्स होते हैं वहीं पे आपको रिवर के साइड पे जो रेज्ड बैंक्स होते हैं, दे आर कॉल्ड लेवीज। नाउ वी कम टू द लास्ट लैंडफॉर्म जो हम पढ़ रहे थे रिवर्स के अंडर में, डेल्टा। जब रिवर जो होता है वो सी को अप्रोच कर रहा होता है, सी के पास जा रहा होता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिवर की जो स्पीड होती है पानी की वो काफी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और वो पतली पतली स्ट्रीम्स में डिवाइड होने लग जाता है। ऐसा भी इसीलिए होता है क्योंकि जो हमने कहा इरोजन का मटेरियल वो डिपॉजिट करने लग जाता है, तो पानी अपना रास्ता बनाते हुए पतली पतली स्ट्रीम्स बना लेता है जिसके थ्रू वो सी तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये जो स्ट्रीम्स होती हैं इनको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज नहीं कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। दो सेपरेट वर्ड है। ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ा था, वो पतली छोटी रिवर्स होती हैं जो मेन रिवर में अपना पानी डिपॉजिट कर रही होती हैं, डाल रही होती हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरीज वो होती हैं जो मेन रिवर से अलग होके पतली पतली स्ट्रीम्स बना रही है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो हर डिस्ट्रीब्यूटरी जहां पे जाके सी से मिलती है वो अपना माउथ वहां पे बना लेती है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि माउथ ऑफ अ रिवर क्या होता है, जहां पे रिवर सी से मिलती है उस पॉइंट को हम कहते हैं माउथ ऑफ अ रिवर। तो हर स्ट्रीम भाई अब सब अपने मालिक हैं, हर स्ट्रीम अपना खुद से रास्ता बना रही है और सी के पास जा रही है मिलने के लिए। तो हर स्ट्रीम का जो माउथ है वो अलग है और जितना भी सेडिमेंट वो डिपॉजिट करते हैं यहाँ पे इस एरिया में उसको कहा जाता है डेल्टा। माउथ ऑफ अ रिवर जनरली रिवर का एंड होता है, जहाँ पे रिवर खत्म हो रही होती है और सी में मिल रही होती है, और यहीं पे सबसे ज्यादा जो रिवर का सॉइल और सेडिमेंट है वो यहीं पे डिपॉजिट होता है, क्योंकि ये फाइनल जर्नी होती है रिवर जहाँ पे वो अब सी में मिल जाएगी। तो जितना भी लोड डिपॉजिट वो कैरी कर रही थी वो यहीं डेल्टा पे ही वो छोड़ देते हैं। हमसे बहुत स्टूडेंट्स ने कहा है कि इस चैप्टर में जो टर्म्स दिए हुए हैं वो काफी कंफ्यूजिंग है, अजीब अजीब से नाम है और समझ ही नहीं आता कि ये लैंडफॉर्म है क्या, कैसे बन रहा है, इसमें होता क्या है। तो आज कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी बना के एकदम इंटरेस्टिंग वे में हम आपको सारे लैंडफॉर्म समझा देंगे। ठीक है। इरोजन और डेपोजिशन बाय द सी वेव्स मेक्स कोस्टल लैंडफॉर्म्स। सी वेव्स जो भी लैंडफॉर्म्स बनाती हैं वो कोस्ट पे पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड कोस्टल लैंडफॉर्म्स। और इनमें से अगर हम मेजर लैंडफॉर्म्स की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो है सी केव्स, सी आर्चेस, स्टैक्स, सी क्लिफ और बीचेस। अब जहां पे भी पॉसिबल होगा हम आपको सिंपल डायग्राम्स और चार्ट्स के थ्रू ये लैंडफॉर्म समझाएंगे जिससे इसकी मेमोरी रिकॉल बढ़े, आपको ये याद रहे, रटना ना पड़े। ठीक है। तो बात स्टार्ट हुई थी सी वेव्स के इरोजन और डिपोजिशन की वजह से, और जब सी वेव्स ऐसा करती हैं तो सबसे पहले वो बनाती हैं सी केव्स, फिर सी केव्स और इरोड होते होते बनाते हैं सी आर्चेस और फाइनली स्टैक्स। तो ये बात हमको यहीं पे समझ में आ गई कि ये तीनों जो लैंडफॉर्म्स हैं ये आपस में कनेक्टेड है। स्टैक्स सबसे लास्ट में बनेगा, स्टैक्स बनने का हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है सी केव्स बनना। ठीक है ना। तो अब सी केव्स क्या होते हैं, देखो बात बहुत सिंपल है। सी वेव्स जो होती हैं वो कंटिन्यूअसली रॉक्स पे स्ट्राइक करती रहती हैं, रॉक से लड़ती रहती हैं, जिसकी वजह से जब इतना प्रेशर पड़ता है पानी का उन रॉक्स पे तो उन रॉक्स पे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ग्रेजुअली ये जो क्रैक्स हैं ये बड़े होते जाते हैं, क्योंकि प्रेशर तो पड़ता ही जा रहा है, सी वेव्स उन पे बार बार अटैक कर रही हैं, बार बार उनसे भिड़ रही हैं, और ये क्रैक्स बड़े होते होते ग्रेजुअली एक हॉलो बना देते हैं रॉक के अंदर, एकदम केव जैसा। और ये जो हॉलो केव्स बन जाती हैं रॉक्स में, इनको कहते हैं सी केव्स।
तो एक्शन स्टार्ट हुआ था जब वाटर स्टार्टेड हिटिंग रॉक्स, उससे क्रैक्स डेवलप हुए, क्रैक्स बड़े होते होते केव्स बनाने लग गए और इन केव्स को हम कहते हैं सी केव्स। वेरी सिंपल। फिर इसका सेकंड स्टेप होता है सी आर्चेस। अब वेव्स को तो नहीं मालूम कि भाई सी केव्स बन गए, अब इरोजन रोक देते हैं। नेचर का प्रोसेस है, वो आगे बढ़ता ही जाता है। तो जब सी केव्स फॉर्म हो जाते हैं उसके बाद भी वेव्स जो है वो इरोजन और वेदरिंग करते रहते हैं रॉक्स का, वो थोड़ी रुकते हैं। तो ये जो हॉलो केव्स हैं ये ग्रेजुअली और बड़ी होती जाती है। पहले तो ये एक नॉर्मल केव जैसी थी, अब ये केव और इरोड होते होते इट्स ग्रोइंग लार्जर और फाइनली क्या होता है, इतना इरोड हो जाती है कि पूरी केव ही गायब हो जाती है, सिर्फ ऊपर की रूफ बचती है। इन्हीं हॉलो कैविटीज को हम कहते हैं सी आर्चेस। तो जो केव था वो और इरोड होता गया, इतना इरोड हो गया कि उसकी वॉल्स भी गायब हो गई, सिर्फ दोनों साइड्स बचे और रूफ बचा, तो इसको कहा जाता है सी आर्चेस। ये भी एक बहुत ही कॉमन लैंडफॉर्म है जो आपको सी के पास देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप कभी सी के पास जाओगे, बीचेस पे जाओगे या कहीं, तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, ठीक है। तो हमने 2 स्टेप पढ़ लिए, सी केव्स और सी आर्चेस। नाउ वी कम टू द थर्ड फेज, स्टैक्स। नाम सुनने में सब कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं लेकिन ये होते बहुत सिंपल है। तो भाई अब सी आर्चेस बन गए हैं, ठीक है, बट इरोजन और वेदरिंग अभी भी चालू है, इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग। और ये इरोजन अब क्या करता है, अब फाइनल चीज क्या बची है, सिर्फ रूफ। तो अब ये रूफ पे अटैक करता है और इस रूफ को भी ब्रेक डाउन कर देता है। अब सिर्फ जो स्टार्टिंग में वो हॉलो केव था, अब उसकी सिर्फ वॉल बची है, उसका रूफ भी गायब हो गया। तो फिर अब ये जो अकेली वॉल्स खड़ी होती हैं, इनको कहा जाता है स्टैक्स। एक अकेला पीस ऑफ स्ट्रक्चर खड़ा रहता है सी में, जो पहले कभी केव्स हुआ करते थे, बट नाउ व्हाट इज लेफ्ट ऑफ देम इज कॉल्ड स्टैक्स। तो आप कभी भी स्टैक्स देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसकी शुरुआत हुई होगी बेचारे की सी केव्स की तरह, और फाइनली इतने टाइम में ये अब स्टैक्स बन गए। तो इस डायग्राम में आपको क्लियरली वो पूरा प्रोसेस दिख रहा है, फ्रॉम द स्टार्टिंग जब क्रैक फॉर्म हो रहा है और फाइनली जब स्टैक्स फॉर्म हो रहा है। इनफैक्ट एक आखिरी स्टेप भी होता है जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब स्टैक है ये भी इरोड होते होते फाइनली एक स्टंप बचता है। मतलब जो लंबा स्ट्रक्चर था स्टैक का, वो भी अब इरोड होके छोटा सा स्ट्रक्चर बचता है जिसको कहा जाता है स्टंप। सो एज यू कैन सी, नेचर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल अगर आप उसे समझो तो, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं। फाइनली हम आते हैं सी के आखिरी 2 स्ट्रक्चर्स पे, क्लिफ्स और बीचेस। पहले क्लिफ्स। क्लिफ क्या होता है, कभी कभी जो सी का कोस्ट होता है वो वर्टिकली लंबा हो जाता है, राइज हो जाता है और बहुत ही स्टीप और रॉकी होता है। मतलब सी के जस्ट बगल वाला जो लैंड है वो बहुत ऊंचा होगा, एकदम स्टीप होगा। जैसे हिल्स क्या होते हैं, हिल्स जेंटल स्लोप के होते हैं, लेकिन ये स्टीप स्लोप का होगा और वर्टिकली राइज किया हुआ होगा सी से ऊपर। तो ये जो हाई राइजिंग, स्टीप और रॉकी कोस्ट होता है, इसको कहा जाता है क्लिफ। एंड लास्टली बीचेस। ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये आप सबको मालूम है कि बीचेस क्या होते हैं। लेकिन बीचेस फॉर्म कैसे होते हैं, जब सी वेव्स जो हैं वो सेडिमेंट्स को अपने शोर पे डिपॉजिट करती रहती हैं, तो ग्रेजुअली वहां पे उस सेडिमेंट से एक लैंड बन जाता है जिसको कहा जाता है बीचेस। तो आपने देखा हमने सी वेव्स के जो लैंडफॉर्म्स थे उनको बहुत ही इजी वे में कंप्लीट कर लिया है। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय आइस। तो हमें ये मालूम है कि आइस इज ऑल्सो एन एजेंट ऑफ इरोजन, लेकिन वो इरोड करती कैसे, ग्लेशियर्स के फॉर्म में। ग्लेशियर्स जो होती हैं वो रिवर्स ऑफ आइस होती है, उनको कहा जाता है ग्लेशियर, और ये भी इरोजन कॉज करती है। और अपने लैंडस्केप को जब ये इरोड करती हैं तो क्या बन जाते हैं, फिर नए लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इरोजन और डिपोजिशन से नए लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन होता है। तो मेजर लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय आइस 2 तरह के होते हैं, लेक्स इन द माउंटेन्स और ग्लेशियल मोरेन्स। अब यहाँ पे सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि हाउ कैन आइस फॉर्म अ लेक। वेल, इट्स वेरी सिंपल। ग्लेशियर्स का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही रफ होता है और वो इरोजन कॉज करता है। अपने जस्ट नीचे वाली जो सॉइल और ग्राउंड होता है उसको वो इरोड करते करते इतना इरोड कर देता है कि वो पूरी तरह से हट जाती है, और कुछ कुछ जगह पे जो नीचे का सॉलिड रॉक होता है वो एक्सपोज हो जाता है। अर्थ की सरफेस के जस्ट नीचे जो सॉलिड रॉक पोर्शन होता है वो एक्सपोज हो जाता है कुछ कुछ जगह पे। अब जहाँ पे इसने ऐसा गड्ढा क्रिएट कर दिया वहां पे तो एक हॉलो बन गया ना, आसपास के रीजन से थोड़ा सा नीचे का डिप्रेशन वाला एरिया बन गया वहां पे। फाइनली जब कभी आइस मेल्ट होती है तो इस हॉलो में वो इकट्ठा हो जाती है, उस मेल्टेड आइस की वजह से इस हॉलो में पानी भर जाता है। एंड दिस इज द रीजन कि माउंटेन्स में कैसे ब्यूटीफुल लेक्स बन जाती है। तो आपने देखा कैसे ग्लेशियर्स ने, आइस ने माउंटेन में लेक बना दिया। अब इसी तरह से अगर हम ग्लेशियल मोरेन्स पे आए तो यहाँ पे भी अब आपको मालूम है ग्लेशियर्स जो हैं वो फिर से क्या करते हैं, बहुत इरोजन करते हैं, और जो वो इरोजन करते हैं उसमें से काफी मटेरियल वो अपने साथ ही लेके चलते हैं। दे कैरी अ लॉट ऑफ मटेरियल विद देम। कैसा मटेरियल, जैसे कि बिग एंड स्मॉल रॉक्स, सॉइल, सिल्ट, इस टाइप का जो भी मटेरियल उन्होंने इरोड किया होता है वो अपने साथ ही कैरी करते हैं, उन्हीं में कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं ग्लेशियर्स में। और फाइनली कभी ना कभी ये मटेरियल जो है ये डिपॉजिट होने लगता है। ओवर द इयर्स जब ये मटेरियल कहीं ना कहीं डिपॉजिट होता है तो वहां पे एक नया लैंडफॉर्म बन जाता है जिसको कहा जाता है ग्लेशियल मोरेन्स। सो ग्लेशियर्स का जो इरोडेड मटेरियल होता है जब वो डिपॉजिट किया जाता है कहीं, उसकी वजह से जो लैंडफॉर्म बनता है दैट इज कॉल्ड ग्लेशियल मोरेन। इट्स अ वेरी फैंसी नेम बट इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इट्स रियली सिंपल।
फाइनली वी कम टू द लास्ट एजेंट, इरोजन बाय विंड। विंड एक बहुत ही एक्टिव एजेंट है फॉर इरोजन और डिपोजिशन। ये ऑब्वियस सी बात भी है, विंड अगर बहुत तेज चल रही हो तो कहीं का मटेरियल उठा के फिर कहीं और डिपॉजिट आसानी से कर सकती है। इसलिए इरोजन और डिपोजिशन के प्रोसेस में विंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड सम ऑफ द मेजर लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय विंड होते हैं मशरूम रॉक्स, सैंड ड्यून्स और लोएस। पहले बात करते हैं मशरूम रॉक्स। इसका नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जैसा इसका नाम है ये दिखता बिल्कुल वैसा है। एक रॉक होता है जो मशरूम की शेप का होता है और ये हमें मालूम पड़ गया कि ये विंड से बनता है। लेकिन कैसे? डेजर्ट में क्या होता है, विंड की वजह से इरोजन होता है। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। समटाइम्स जो विंड है वो किसी भी स्ट्रक्चर का जो नीचे वाला पार्ट है उसको ज्यादा इरोड कर देती है एज कम्पेयर टू द ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि अगर वो सर्फेस के ज्यादा पास चल रही है वो विंड, तो ज्यादा रगड़ किस पे लगेगी? जो नीचे वाला हिस्सा है, जो सर्फेस के पास वाला हिस्सा है। तो किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी रॉक का अगर नीचे वाला पार्ट जो है वो ज्यादा इरोड हो जाता है तो उस रॉक का नीचे वाला जो बेस है वो ज्यादा पतला हो जाएगा और जो उसके टॉप्स है वो ज्यादा ब्रॉड रहेंगे और धीरे धीरे विद टाइम इनका जो शेप है वो एकदम मशरूम जैसा लगने लगता है। तो ऐसे रॉक्स को कॉमनली कहा जाता है मशरूम रॉक्स। नाम बिल्कुल सही रखा गया इनका क्योंकि ये एक्चुअली मशरूम्स जैसे लगते हैं। नेक्स्ट आते हैं सैंड ड्यून्स पे। ये काफी कॉमन लैंडफॉर्म है, आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा। ये फिर से डेजर्ट्स में बनता है जहाँ पे जब हवा चलती है तो वो एक जगह की सैंड उठा के किसी दूसरी जगह डिपॉजिट कर देती है। इट ट्रांसपोर्ट्स सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। लेकिन जहाँ पे विंड ब्लो होना बंद हो जाती है, मान लीजिए फॉर वट एवर जियोग्राफिक रीजन, वहां पे जो भी सैंड वो अपने साथ कैरी कर रही थी उसको वहीं गिरा देती है, वहीं डिपॉजिट कर देती है। और जब इतने सारे सैंड की ग्रेन्स एक ही जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो एक छोटा सा हिल जैसा बना देते हैं सैंड का। ये जो सैंड के बने हुए हिल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको कहा जाता है सैंड ड्यून्स। एंड लास्टली लोएस। ये हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन ये भी सैंड ड्यून जैसा ही होता है, पर इसमें एक डिफरेंस होता है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है। काफी बार जो ग्रेन्स ऑफ सैंड विंड अपने साथ कैरी कर रही होती है वो बहुत ही ज्यादा फाइन और हल्के होते हैं, बहुत महीन होते हैं। तो अब अगर उनका वेट कम है तो विंड उनको ज्यादा डिस्टेंस तक कैरी कर पाएगी। ऑब्वियस सी बात है, हमारे साथ भी तो यही होता है, अगर वेट बहुत ज्यादा है तो आप उसको ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकते। तो विंड के साथ भी यही चीज होती है। अगर सैंड का जो टेक्सचर है वो बहुत ही फाइन होता है, हल्का होता है, तो विंड कैन कैरी इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा डिस्टेंस तक उसे कैरी कर पाती है। लेकिन सैंड ड्यून्स में क्या हो रहा था, विंड सारी सैंड को एक ही जगह पे डिपॉजिट कर दे रही थी जहां पे वो एक हिल जैसा स्ट्रक्चर बना रहे थे। लोएस में क्या होता है, क्योंकि विंड उसको एक लार्ज डिस्टेंस पे कैरी कर रही है तो एक बड़े एरिया में उसको कहीं पे भी गिरा सकती है। तो जब ऐसी फाइन और लाइट सैंड को विंड किसी लार्ज एरिया में डिपॉजिट कर देती है उससे बन जाते हैं लोएस। इनफैक्ट लोएस का एक बहुत ही फाइन एग्जांपल है चाइना में, वहां पे लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोएस आर फाउंड। और इसी के साथ हमने चैप्टर 3 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आपको सारे टेक्निकल वर्ड समझा दिए हैं, सारे लैंडफॉर्म्स बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन कर दिए हैं। गाइज, इन लेक्चर्स को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है एंड आई एम श्योर आपको वो मेहनत दिखती भी है। आपने ऑलरेडी अपना अप्रिसिएशन नहीं दिखाया है सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर करके, तो अभी करिए। दिस इज द टाइम टू शो योर लव एंड अप्रिसिएशन फॉर आवर हार्ड वर्क। यही मौका है। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।